आपने जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज करके बजट बनाया था उसकी तो कोई हैसियत नहीं। 1000 रुपए रोज का कमाने वाला भी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना रोजाना का लाख रुपए कमाने वाला टैक्स दे रहा है। जो IMF की शर्त है उसको पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये इजाफी टैक्स जो है सुपर टैक्स ये जा रहा है, जो सुपर टैक्स लगाया गया है और जिसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट ने उसको ये रिस्पॉन्ड किया कि आज पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 2300 पॉइंट से क्रैश कर, जो 6% में हम ग्रोथ छोड़ के गए थे वो लगभग 2.5%, 2 से 2.5% में अगले साल आ गए। नंबर एक, एंश्योर दैट द डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड आर पेड बैक। दुनिया पूरी में होता यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 20% से ज्यादा नहीं होता। सही है। आपने एक लिस्ट बनाई कि अगर 1 लाख और बंदा है उनको कहते हैं तुम टैक्स दो, ये अमीर आदमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। जनाब, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने, बिजली और गैस के रेट आसमान पर पहुंचाने, टैक्स पर टैक्स लगाने के बावजूद भी जब IMF शहबाज शरीफ की हुकूमत को कर्ज देने के लिए राजी ना हुआ तो शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने आज अचानक से 13 बड़ी सनतों पर 10% के हिसाब से सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद सीमेंट, बैंकिंग, एविएशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इसके अलावा शुगर, स्टील, तेल और गैस और इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, सिगरेट, केमिकल के शोबों को 1 साल के लिए 10% के हिसाब से सुपर टैक्स अदा करना पड़ेगा, जबकि करोड़ों के हिसाब से कमाने वालों पर भी टैक्स को बढ़ा दिया गया है। वजीर आजम ने ऐलान करते हुए कहा कि कोई सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा, सबको मिलकर रूखी सूखी खानी पड़ेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस इकदाम से इकट्ठे होने वाले पैसों को मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहां शहबाज शरीफ ने ऐलान किया और वहां उसके फौरी असरात भी सामने आना शुरू हुए और स्टॉक मार्केट में देखते ही देखते 2000 पॉइंट्स की कमी देखने को मिली और सरमायाकारों के करोड़ों रुपए डूब गए। अब जहां कमजोर माशी हालात में हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर चुकी हो और आने वाले दिनों में इनकी कीमतों में मजीद इजाफा की तवक्को रखती हो, तो ऐसे में सुपर टैक्स का फैसला क्या असरात मुरत्तब करेगा, ये देखना जनाब अभी बाकी है और ये आने वाले हफ्तों में इसका पता चल जाएगा। शायद शहबाज हुकूमत का सुपर टैक्स लगाने का यह फैसला भी फाइनल ना हो, इसमें अभी भी मजीद कुछ शामिल करने की गुंजाइश रखी गई हो, क्योंकि शहबाज शरीफ बातों बातों में यह कह चुके हैं कि अगर IMF ने कोई नई शर्त नहीं रखी तो समझें मुआहदा तय पा गया। लेकिन अभी तक कुछ सूरत हाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी पर मजीद बात करें। अली नवाज अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और ये मकबूल साहब हमारे उस्ताद हैं जनाब, काबिल एहतराम है। और ये मकबूल साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। और फ़रूख सलीम साहब भी इस वक्त मुझे ज्वाइन करें। स्टार्टिंग फ्रॉम यू। और ये साहब ये बताइएगा, सर ये सुपर कार्ड तो मैंने सुना था, सुपर कार्ड होता है महीने भर का सुकून होता है, ये सुपर टैक्स लगा के जीना हराम कर दिया गया, सही है ये इकदाम? आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैंने कम से कम 30-40 साल की उम्र में ये पहली दफा जिंदगी में ऐसा हुआ है कि बजट असेंबली में पेश हुआ है, बजट जो है उसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए और अलहदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टैक्स लग रहा है। ये क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है भाई? मतलब इसका मतलब ये है कि आपने जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज करके बजट बनाया था उसकी तो कोई हैसियत नहीं, वो तो नाली में फेंक दो। वो जो डिस्कशन पार्लियामेंट में होनी है उसकी भी कोई हैसियत नहीं। टैक्स शहबाज शरीफ साहब शेरवानी पहन के लगा रहे हैं, ये क्या चीज है? दूसरी बात यह है कि आपने टैक्स लगाया क्या है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान में ये पहला बजट आया है जिसके ऊपर आपने, जिसे कहते हैं, वो लिखा है कि ये आर्जी बजट है। और आर्जी बजट ये है कि इसकी अप्रूवल किसने लेनी है? IMF ने। ये पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा बजट मेरी होश में तो पेश नहीं हुआ कि हम ये बजट पेश तो कर रहे हैं लेकिन अगर IMF ना मानी। जी, और ये साहब शायद लिंक फ्रीज हो गया है। चलें दोबारा आपको मिलाते हैं जनाब। इस वक्त फरूख सलीम मौजूद है। फरूख सलीम साहब ये बताइएगा, ये इकदाम आपको क्या लगता है? अच्छा, इस हवाले से 2 राय हैं, मैं दोनों राय आपके सामने रख देता हूं और आपकी राय मेरे लिए मुकद्दम होगी। आप बताइए कि कौन सी राय सही है और कौन सी राय ज्यादा लॉजिकल है। लोग ये बात करते हैं कि जनाब 1000 रुपए रोज का कमाने वाला भी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना रोजाना का लाख रुपए कमाने वाला टैक्स दे रहा है। अक्सर लोग ये बात करते हैं जनाब आपको टैक्स का दायरा बढ़ाना चाहिए लेकिन गरीबों पर नहीं बढ़ाना चाहिए। अभी ये जो सूरत हाल निकलकर सामने आई है कि जनाब जो साल के 25-25 करोड़ रुपए कमा रहे हैं
उन पर टैक्स की जो गुंजाइश है वो बढ़ा दी गई है, उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आपको लगता है ये सही इकदाम उठाया गया? देखिए, 3 बुनियादी सवालात हैं। एक सवाल तो ये है टैक्स क्यों लगाया गया, और सवाल ये बनता है कि इसके असरात क्या होंगे, जैसे आपने और तीसरा सवाल ये है कि क्या ये अच्छा टैक्स है या बुरा टैक्स। सही है। ये पहला सवाल जो है कि ये टैक्स क्यों लगाया गया है, मेरे नज़दीक टैक्स इसलिए लगाया गया है कि जो नई हद रखी गई है टैक्स रेवेन्यू के हवाले से, वो 7,400 अरब की है। तो आप समझिए कुछ 400 या 425 अरब इजाफी टैक्स इकट्ठा करना है। 7,004 अरब इजाफी है सर, पहले था 7,004 अरब और अब है 7,470 अरब। 470 अरब रुपए इजाफी है। 470 अरब जो इजाफी है, जो नया मुआहदा है, जो IMF की शर्त है, उसको पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ कि ये इजाफी टैक्स जो है सुपर टैक्स ये लगाया जा रहा है। इसका क्या होगा कि एक तो बात ये है कि ये टैक्स जो है ये माजी की इनकम के ऊपर लगाया गया है, और जो अमीर तरीन शख्सियात हैं और जो बहुत ही मुनाफा कमाने वाली कंपनीज हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगाया गया है। तो मैं समझता हूँ टैक्स क्योंकि माजी की आमदन के ऊपर लगाया गया है, तो वो कंपनियां इस टैक्स को अवाम के ऊपर मुंतकिल नहीं कर पाएंगी, तो जिसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि शायद महंगाई इस टैक्स के नतीजे में डायरेक्ट नहीं होगी। अच्छा, अब क्या ये अच्छा है या बुरा टैक्स है? मैं PTI का मंशूर जो 2018 का है उसको खोल के पढ़ रहा था, क्योंकि मेरे याद में आया था कि उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स की शरह हम बढ़ाते चले जाएंगे। 2018 के मंशूर में सफ़ा नंबर 26 पे लिखा है। सही है। तो ये अच्छा टैक्स इसलिए है क्योंकि हम लोग कई सालों से ये नारा लगाते हैं कि अमीरों के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, और अब ये अमीरों ही के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। जो मुनाफा बख्श कंपनीज हैं, जो 15 करोड़ से ज़्यादा कमाती हैं, जो 25 करोड़ से ज़्यादा कमाती हैं, जो 30 करोड़ रुपए सालाना से ज़्यादा कमाती हैं, ये टैक्स उनके ऊपर लगाया जा रहा है। अली साहब की तरफ भी जाना है। मैं एक चीज़ को समझना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज जनाब फरूख साहब की एक सीमेंट की फैक्ट्री है और वो सालाना 20-25 करोड़ रुपए कमाते हैं। अब आप पर टैक्स लगा दिया गया है, और आप पर जो टैक्स लगाया गया वो माजी की आपकी इनकम पर लगाया गया है। लेकिन सर, आप एक बुनियादी सवाल है, अपनी जेब से क्यों भरेंगे? आप वो जो अपनी प्रोडक्ट है उसकी कीमत में इजाफा करेंगे ना, ताकि आप उस चीज को कवर कर सकें। तो सर, ये महंगाई कैसे नहीं होगी? ये गुड टैक्स कहां से है सर? देखिए, ये आप अपनी प्रोडक्ट की कीमत के ऊपर तब लगा सकते हैं अगर ये मुस्तकबिल की इनकम के ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगाया गया। अब ये टैक्स जो आमदन आपने कमा ली है पिछले साल में, ये टैक्स के ऊपर लागू है, और ये वन टाइम टैक्स है। अच्छा, वन टाइम टैक्स, ठीक है। जो फ्यूचर की इनकम आ रही है उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा, फिर आप वापस 29% पे आ जाएंगे, जो कॉर्पोरेट टैक्स कहलाता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अली साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, आपको क्या लगता है, अभी अमीरों पर टैक्स लगाया गया है, अक्सर लोग ये बात करते हैं, ये बुनियादी सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कि जनाब गरीबों पर टैक्स ज्यादा लगता है, अमीरों को छोड़ दिया, अमीरों से सवाल जवाब नहीं किया जाता है, गरीबों को दबाया जाता है, और हर हुकूमत में ऐसा होता है। आप समझ रहे हैं बेहतर हुआ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी तो आप करते हैं, लेकिन आप मानेंगे एक अच्छा एक फैसला किया है, इट इज अ गुड टैक्स। देखिए, अगर एक तरफ ये बात हो रही है कि जिन लोगों की आमदन 10 करोड़ से ज्यादा है उस पर 1%, और उसके बाद 20, और उसके बाद 30, और इसी तरह ग्रेजुअली बढ़ा, वो ठीक है, हम उसके खिलाफ नहीं है कि आप किसी की इनकम के ऊपर टैक्स लगाते हैं जो इतना, अगर किसी की ज्यादा इनकम है। पर जो दूसरी तरफ आपने देखा कि जो सुपर टैक्स लगाया गया है, और जिसकी वजह से आपने देखा कि मार्केट ने उसको ये रिस्पॉन्ड किया कि आज पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर अपने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मार्केट उसका रिप्लाई करती है। और मार्केट ने क्या रिप्लाई किया कि पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 2300 पॉइंट से क्रैश कर रही है। अब ये सुपर टैक्स है क्या, इसको जरा समझने की जरूरत है। जितने पैदावारी आपके यूनिट्स हैं उनके ऊपर उनको टैक्स कर दिया। सही है। आप पहले उनकी आपने कॉस्टिंग बढ़ाई है, पहले उनकी आपकी जो कॉस्ट है, जनरेशन कॉस्ट है, आपने पेट्रोल आते ही दिया, आपने डीजल 120 रुपए बढ़ा दिया, आपने गैस टैरिफ 47% से उनको इंक्रीज कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को आपने 45% इंक्रीज कर दिया। सही है। आया है उससे तमाम की तमाम जो पैदावारी यूनिट्स हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में है इस्तेमाल होते हैं, जैसे स्टील है, आपके सामने जिस तरह सीमेंट है,
जिस तरह आपकी पेंट्स हैं, जिस तरह जितने भी बड़े पैदावारी यूनिट्स हैं, उनके ऊपर तमाम के ऊपर जब सेल जो सुपर टैक्स लगाया है, इससे होगा क्या? एक तो उससे बढ़ेगी जो ऑलरेडी 28% के ऊपर पाकिस्तान की बुलंद तरीन तारीख पे जा चुकी है, और दूसरा जितने बड़े यूनिट होते हैं, जितने भी बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं, वो ये जो टैक्स लगाया जाता है, तो वो बेसिकली आप एक गरीब आदमी पर टैक्स लगाए, जो भी उस पैदावारी यूनिट को इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद आपका महंगा हो जाएगा, इसके बाद आपका सीमेंट महंगा हो जाएगा, उसके बाद आम लोगों की दस्तरस से बाहर निकल। सही है। एक तो होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और दूसरी तरफ आपकी जो ग्रोथ थी, जो 6% में हम छोड़ के आए थे, वो सुकड़ना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद मैं आपको आज बता के जा रहा हूँ, जो 6% में हम ग्रोथ छोड़ के गए थे, वो लगभग 2.5%, 2 से 2.5% में अगले साल आ जाएगी। उससे आपके सामने सारे इम्पैक्ट्स आएंगे। और जब वो इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे हम जॉब एम्प्लॉयमेंट छोड़ के गए थे, जो इनका अपना ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स कह रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा 55 लाख जॉब क्रिएट की थी हमने, जो नून लीग ऑफ पीपल्स पार्टी किसी भी एक साल से बहुत ज्यादा है। जिस तरह हम अपने इंडस्ट्रियल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 6% पे छोड़ के गए थे, जिस तरह हम अपना स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस छोड़ के गए थे, जो हमने सर्विसेज सेक्टर 6.4% पे छोड़ के गए थे, जो एग्रीकल्चर पाकिस्तान की हाईएस्ट 4.4% पे, ये सब सुकड़ जाएंगे, ये सब नीचे आ जाएंगे। जब इंडस्ट्री बंद होगी, जब एग्रीकल्चर बंद होगा, अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरे नंबर पे इन्फ्लेशन, और तीसरे नंबर पर इन्फ्लेशन तो अभी 11% दिखाई गई है, ये तो गालिबन 20 से ऊपर चली जाएगी, 20-25 पे चली जाएगी। अच्छा, मैं आपसे सवाल कि जनाब, ये किस तरह से गुड टैक्स है? क्योंकि जो कारोबारी शख्सियत होता है वो अपनी जेब से कुछ नहीं भरता है, उसने आमदनी कमाई है, उसमें से वन टाइम उसको टैक्स देना है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं जाके उसको पूरा जरूर करना है। तो अली साहब, मैं सवाल पर तरफ आपकी तरफ वापस आऊंगा, और ये साहब ये बताइएगा, आप पहले जो बात कर रहे थे वो कंप्लीट भी कर लीजिएगा, और साथ साथ अच्छा इसके कुछ मंदरजात है वो भी आपके सामने रखता हूं। 300 मुरब्बा फीट ज्वेलर्स की जो दुकान होगी ना, उसको 40,000 रुपए फिक्स टैक्स अदा करना होगा। साथ साथ इससे बड़ी जो दुकानें होंगी उस पर 17% के बजाय 3% जनरल टैक्स लगेगा। और आम शहरियों के लिए एक आसानी ये कर दी गई है कि जब वो सोना बेचने जाते हैं तो 4% विद होल्डिंग टैक्स उनको देना पड़ता है, उसको कम करके उन्होंने 1% कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, ये बेहतरी की तरफ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं और आप जब टैक्स देते हैं तो मेरा टैक्स जो है वो सोर्स पे कट जाता है, ठीक। अगर मेरी तनख्वाह बढ़ती है तो मेरा टैक्स ही बढ़ता है, मेरी तनख्वाह कम होती है तो मेरा टैक्स कम होता है। लेकिन सुनारा चूंकि उनका वोटर है, सुनारा चूंकि उनकी पार्टी फंड देता है, सुनारे का तो जमीन नापने का 300 फुट की तुम्हारी दुकान है, उसके ऊपर नहीं। यानी कमाल की बात है ना, वहां पुलिया बदल जाता है, उसका फिक्स है। 40,000 रुपए, मुझे लगता है 40,000 रुपए आप यकीन करें ये 2-3 घंटे में ही कमा लेते होंगे, हम तो सोच ही सकते हैं। तो खुद एक सुनारा जो है उसकी अगर 3 फुट की 300 फुट से कम है, और लेकिन वो 50 लाख रुपए का सेट बेचता है, तो वो भी उससे टैक्स देगा। और एक जो को बेचारा सुनारा है जिसकी 600 फुट वाली है और अंदर उसने चांदी की चीजें रखी हुई हैं और कम सेट से वो भी उतने देगा। इससे ये मंतक मुझे समझ नहीं आई। दूसरी बात यह है कि अभी फर्रुख सिंह साहब कह रहे थे कि ये अमीरों को टैक्स दिया गया। देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान को थोड़ा सा एनालाइज करें कि इसका बदतरीन किस्म की जो सूरत हाल हुई आज हुई है कि जो इस मुल्क के चंद वफादार लोग थे जो टैक्स देते थे, जो फॉर्म भरते थे, उनको मजीद में छोड़ दो। सही है। तो जो पूरे का पूरा सेक्टर खड़ा हुआ है, खा वो पान वाला है जो कि रात को 50,000 रुपया कमा के लेके जाता है, खा वो कबाब वाला है जो रात को 1.5 लाख रुपया कमा के लेके जाता है, वो जो एक छोटा सा खोखा जिसने फीस सेंटर में लगाया हुआ है जो 1.5 लाख रुपया महीना उसकी तनख्वाह देता है, लेकिन करता यह है कि सिर्फ मोबाइल के कवर्स बदलता है, उसको तो आपने टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया, क्योंकि बेसिकली आपने तो ट्रेडर आप बनाया हुआ है इस मुल्क को। मसला सारा ये है कि ये मुझे आज तक ये कोई चीज समझ नहीं आई। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि इस मुल्क के अंदर जो बंदा आता है वो आके खुशखबरी देता है, हमें कर्ज मिल गया, हमें कर्ज मिल गया, मैं आया, वो शर्म आनी चाहिए किसी हुक्मरान को ये कहते हुए मुझे कर्ज मिल गया। और फिर दूसरी बात यह है कि IMF का पैसा जो होता है ये कर्जा नहीं होता। IMF का पैसा जो है ये आपने सिर्फ बैंक में दिखाने के लिए, वो 7 लाख में वो कहते हैं फिल्म में कि ये नोट हैं, ये 7 लाख हैं, तुम इसे देख सकते हो लेकिन खर्च नहीं कर सकते। उसकी बुनियाद पे हाथ लगाया हुआ साफ होता है, उसकी बुनियाद पे आप आगे बैंकों से कर्जा लेते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं कि आपके पास पैसा है, अब आपकी जब स्टेबिलिटी नहीं होगी, सब कुछ नहीं होगा, तो आप कहाँ से आपको लोग कर्जा देंगे। फिर एक और चीज मैं आपको अर्ज करूं, ये उस सेक्टर को उनके ऊपर बात कर रहे हैं
हैं कि जो जरा सा पाकिस्तान के अंदर अगर लेबर की हड़तालें शुरू हो जाए तो फैक्ट्रियां उठा के बांग्लादेश और कीनिया ले जाते हैं। बिल्कुल, ये तो वो सेक्टर है, बांग्लादेश ले जाते हैं सर। अच्छा, अब मसला ये हो गया, आप देख, एक और मैं हिसाब कर दूं आपको, 12.5% जो है आपके है डायरेक्ट टैक्स देने वाले, ठीक है, 12.5, उसमें 10 करोड़ से ऊपर वाले कितने होंगे? 1%। इनमें 12.5 में से भी 70% मैं और आप है सैलरीड फिक्स टैक्स देने वाले, ठीक। वो जो इतने से लोग हैं, आप क्या नंगी नहाएगी और निचोड़ेगी का, आपने कितना उससे टैक्स वसूल कर लिया। और दूसरी बात यह है कि रिक्वेस्ट कीजिए भाई, अगर टैक्स जो है वो मिन्नतों तरलों से इकट्ठा करना है तो अब्दुल ईदी को के बेटे को यहाँ पर वज़ीर आज़म लगा दो, वो बेचारा झोली फैला के टैक्स इकट्ठा करता रहेगा। आप हमारे की दुआ, मैं आपकी स्टेट मशीनरी किस मर्ज की दुआ है? फारूक साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा क्योंकि ब्रेक पे जाना है। सर एक सवाल, लेकिन हमारे यहाँ ये बदकिस्मती है, हम लोग जो है फितराना, ज़कात, सदकात ये ज्यादा देते हैं, दिल खोल के देते हैं, टैक्स देने में हम थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, ये बात है, इसको मानना नहीं, वो ट्रस्ट है, उसको पता है कि मैं अगर एक बंदे को दूंगा तो मेरा 1-1 रुपया खर्च होगा। पाकिस्तान में अगर आवाम को ये पता चल जाए कि उसके पैसे से पिजारो लैंड क्रूजर नहीं खरीदी जाएंगी, उसको ये पता चल जाए कि उसके पैसे से लोग जो हैं वो 70 बंदों का टूर लेके नहीं जाएंगे, उसको ये पता चल जाए कि उसके पैसे से रायवेंट के और ये भी कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको ये फर्क तो पड़े ना कि घर में पानी आएगा, रोड सही होगा, पानी जो है नलों में आएगा, ये भी उसको यकीन तो हो जाए। यार आप मेरी बात सुनो, वो अपने घर की हिफाजत के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखता है, बिल्कुल ठीक है, वो अपने बैंक की हिफाजत के लिए प्राइवेट सूरजाल को लेकर बारिश हो जाए तो खुद जो है ना गटर खुलवा रहे होते हैं ताकि पानी निकल जाए। टैक्स आपको, बिल्कुल। चलिए सर, फारूक साहब को भी मैं शामिल गुफ्तगू। फारूक साहब ये बताइएगा, मतलब आप इसको गुड टैक्स किस तरह से कह सकते हैं? मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही, आप ये कह रहे हैं कि पिछली जितने आपने इनकम की है उसमें आपको फिक्स्ड एक अमाउंट देनी होगी। सर बिजनेसमैन अपनी जेब से तो कभी कुछ नहीं भरता है ना, वो प्रोडक्ट से ही लेकर आएगा ना, वो आने वाली प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा देगा और कोई उसको पकड़ने वाला नहीं है, वो कह देगा महंगाई हुई है इसलिए हमने कम कर दी है। देखिए, एक तो हम बात कर रहे हैं कंपैरेटिव मार्केट की, फिर जो माजी की आमदन है उसके ऊपर आपने आज टैक्स लगा दिया है, और अब ख्याल है कि बिजनेसमैन जो है फ्यूचर की आमदन बढ़ाने के लिए या वो टैक्स इकट्ठा करने के लिए जो कि माजी की आमदन पे लग गया है, अपनी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देगा। तो हो सकता है कि वो बढ़ा दे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब कंपैरेटिव मार्केट है तो वो उसको अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, वो सारी की सारी जो है वो सारिफ के ऊपर मुंतकिल नहीं कर सकता। देखिए, बुनियादी सवाल ये है कि ये डायरेक्ट टैक्स है या नहीं है। टैक्स को हम पिछले 50 साल से सारी हुकूमतों के खिलाफ यही तनकीद करते हैं कि भाई आप इनडायरेक्ट टैक्स 70% इकट्ठा कर लेते हो और डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपसे 30% के ऊपर नहीं जाता। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी आमदन गिरती जाती है आपके ऊपर टैक्स का बोझ बढ़ता चला जाता है। इसको हम वो गलत टैक्स समझते हैं। सही है। अब जब हुकूमत डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रही है तो उसको दोबारा से तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हम 50 साल से ये नारा लगा रहे हैं कि भाई अमीर के ऊपर टैक्स लगाओ, अमीर के ऊपर टैक्स लगाओ, और अब जब अमीर के ऊपर टैक्स लगने चला है तो फिर भी हम उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा ना सर, उसको गरीबों पे कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो पॉइंट इज दिस कि उसको आप यूटिलाइज कैसे करेंगे? ये यूटिलाइज तो ये आप बजट का जो खसारा आ रहा है इस दफा, जो 2 सालों से 5,000 अरब का पीटीआई वाले खसारा छोड़ के जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का तरीन बजटरी खसारा है। अब जब तक आप आमदन नहीं बढ़ाएंगे, जब तक आप अपने इखराजात और आमदन के दरमियान में कोई मसला तय नहीं करेंगे, जो फासला है, जो गैप है, उसको खत्म नहीं करेंगे। अब हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स की सीलिंग है इस वक्त, बट सर मुझे सर फारूक साहब मुझे ये बताइए, मुझे ये समझाइए कि लेट्स सपोज मैं एक जगह पे टैक्स लगाता हूं, एक कंपनी पर टैक्स लगाता हूं और उसके बाद मैं ये कहता हूं कि जनाब गाड़ियों की कीमतें ना बढ़े। क्या इस चीज को मेक श्योर किया जाएगा कि गाड़ियों की कीमतें ना बढ़े, सीमेंट की कीमतें ना बढ़े, दीगर चीजों की कीमतें ना बढ़े जिसका वो प्रोडक्ट है? क्या इस चीज को मेक श्योर किया जाएगा? ये बात दुरुस्त है, मैंने आपको ये बात बताया कि ये गुड टैक्स इस सेंस में है कि आपने, चले पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने अमीरों को बोला भाई ये टैक्स प्लस दें, आपको ऐसे मसले की बात नहीं है लेकिन आप दें टैक्स, लेकिन उनको मेक श्योर कराया आपने कि जनाब आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं XYZ उसकी कीमतों में इजाफा आप इस बुनियाद पर नहीं करेंगे। अब हम 2 चीजों की बात कर रहे हैं। पहली बात है कि क्या ये अच्छा टैक्स है या नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप मान गए हैं कि वो अच्छा टैक्स है।
अब आप उससे एक स्टेप आगे ही चले गए। अब आप कह रहे हैं कि इस अच्छे टैक्स के लागू करने के बाद हुकूमत को ये चाहिए कि उन कंपनियों के ऊपर कोई ऐसी मॉनिटरिंग सिस्टम रखे कि वो ना बढ़ाएं। ये आपकी बात है, ये आपकी बात दुरुस्त है। ये हम मान जाएं कि ये अच्छा टैक्स है, ये हम मान जाएं कि ये अमीरों के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। अब हम ये जरूर रिक्वायर कर सकते हैं या दरखास्त कर सकते हैं या डिमांड कर सकते हैं हुकूमत से कि इस टैक्स के नतीजे में वो अमीर शख्सियात और वो मुनाफा बख्श कंपनियां जो हैं वो अपनी कीमतें ना बढ़ाएं। ये आपका वाजिब क्लेम है, लेकिन ये हम बातें कर रहे हैं। यू रियलाइज वी टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स। एक है कि ये टैक्स अच्छा है और ये सारी की ठीक है सर, मैं वापस आऊंगा क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। अली नवाज अवान साहब तो उनसे ही पूछेंगे, जनाब अगर ये गुड टैक्स है तो क्या हुकूमत को इस बात में माफियाज को, यहां पे हर चीज माफियाज की गिर्द है, हर चीज माफियाज के अंडर है। आपने लगा तो दिया टैक्स गुडविल के लिए, लेकिन आप उनको ये बोलेंगे कि जो आज की कीमत है ना, अगले हफ्ते इस कीमतों में इजाफा नहीं होगा। इसके ऊपर जवाब लेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और मेहमान ग्रामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अली नवाज अवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी देर से खामोश हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अली नवाज अवान साहब भी बताइएगा, चले इस चीज़ को तो तस्लीम करें ना, आपके दौरे हुकूमत में गरीबों पर तो टैक्स लगा ही लगा, अमीरों पर भी लगा, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि जो सुपर टैक्स लगाया गया ना, ये इस वजह से लगाया गया कि शायद ये कहा जाता रहा कि जनाब अमीरों पर भी तो टैक्स दें, अमीर भी तो ज़्यादा टैक्स दें, वो ज़्यादा कमाते हैं तो ज़्यादा टैक्स दें। आपको क्या लगता है इसके समरात क्या निकल कर आएंगे इन फ्यूचर? लेकिन आप मानते हैं एक अच्छा इकदाम उठाया उन्होंने? ये दो तरह के टैक्स है। देखिए, एक इनकम के ऊपर टैक्स है कि मैं लेट सपोज कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री रन करता हूँ और मेरी इनकम आती है, उसके ऊपर अगर मेरी इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है और 20 करोड़ से, 30 करोड़ से, 40 करोड़ से, तो बिल्कुल ठीक बात है, मुझे टैक्स करना चाहिए, हम उस टैक्स के साथ हैं। बट अगर जब आप इंडस्ट्री के ऊपर टैक्स लगा देते हैं और उसको सुपर टैक्स कहते हैं, तो इंडस्ट्री वो पास ऑन करती है। और पास ऑन किस पे करती है? जो भी उसके यूजर्स है। आपने घर बनाना है, आपके घर के बनाने में दो सबसे बड़े एलिमेंट जो होते हैं कि आपने उसमें लोहा यूज करना है और उसके अंदर सीमेंट यूज करना है। जब मैं इंडस्ट्री को ऊपर ये टैक्स लगा दूंगा तो वो इंडस्ट्री तो मुझसे, वो आखिर में लास्ट यूजर हूँ, तो जो लास्ट यूजर के पास लेके आएगी, तो शायद मेरी कैपेसिटी, जो मैं पहले 1 कनाल का घर बनाना चाहता था, अब मैं 40-80 का घर बनाऊंगा। अगर 40-80 का बना सकता था तो मैं 10 मरले का बनाऊंगा, फिर 5 बनाऊंगा, और एक टाइम ये आ जाएगा शायद मैं घर ही नहीं बनाऊंगा। इसीलिए आपने देखा जैसे इनकी गवर्नमेंट आई है, जो आपकी सीमेंट इंडस्ट्री है वो 16% से सुखड़ गई है, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर वो कम हो गई है। तो आप जितना इंडस्ट्री को करेंगे, जितना उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, इन द एंड वो आम यूजर के पास जाएगा, और आम यूजर की बाइंग पावर जब खत्म हो जाएगी तो आपकी इंडस्ट्री सुखड़ने लग जाएगी। जब आपकी सेल कम होगी तो इंडस्ट्री से ले ऑफ्स होंगे। जब ले ऑफ्स होंगे तो आप समझेंगे कि पाकिस्तान के अंदर निजाम जिंदगी चलाना। फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। फरूख, ये जो इस वक्त सूरत हाल सारी बन चुकी है, सारा मामला हो चुका है, आपको क्या लगता है सर, IMF से मुआहदा हो जाएगा? अब इतनी महंगाई कर दी है, इतने अब टैक्स लगा दिए, अब तो खुश है ना IMF, या अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, डिफॉल्ट की तरफ चले ही जाएंगे? फरूख साहब, अच्छा गालिबन उनसे भी नहीं हो पा रहा है, तो सर और ये साहब ये बताइएगा, IMF दे रहा है सर फिर जो अगली किस्त है? क्योंकि कह तो रहे हैं, पहली बात यह है कि IMF का मसला यह है कि IMF अगर आपको पैसे देगा तो इस बुनियाद पे देगा कि आपने उसके हिसाब से क्या काम किया है। IMF की जो बेसिकली मैं आपको पढ़ देता हूँ, जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, उसकी 3 बुनियादी शराइत होती हैं। नंबर 1, एंश्योर दैट द डेट्स कॉन्ट्रैक्टेड आर पेड बैक। अभी तक आपने जो कर्जे लिए हुए हैं लोगों से, जो आपने गली भीख मांग के जो 137 अरब डॉलर का कर्जा चढ़ा दिया हुआ है, वो आप कैसे वापस करते हैं? तो इंश्योर कैसे करेंगे कि आप उनकी किस्त देने के काबिल हो जाएं? उसके लिए IMF जो है आपको कहता है कि ये मैं आपके पास पैसे रखता हूं, आप लोगों को कहें आके इन्वेस्टमेंट करें, अगर आपकी बात वो मानते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरा कर्जा जो है सिक्योरिटी के तौर पे मौजूद है। सेकंड, इंप्लीमेंट स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स एम्ड इन लिबरलाइजिंग द इकोनॉमी
opening it to the international market and reducing the presence of the state। आप अपनी तमाम जितनी भी चीजें हैं वो जो है वहाँ लोगों को खाते में दे दें। अगर वो आके रिकॉर्डिंग में काम करता है, जैसे शरायत लगाए उसके बाद काम करे, आपका स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। और ग्रेजुअली मेक इट पॉसिबल फॉर द इंडेटेड कंट्री टू हैव एक्सेस टू द प्राइवेट लोन्स फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट व्हाइल स्टिल रिमेनिंग इंडेटेड। ठीक है। और आप मकरूज भी हैं तब भी। अब मसला ये है कि अब आप जब अगर पहले तो IMF कहेगा कि बताओ मुझे, IMF ये नहीं कहता पेट्रोल की कीमतें बढ़ाओ। IMF ने कभी नहीं कहा कि आप जनाब अपना सब्सिडी दो। वो कहता है भले 10 गुना सब्सिडी दो लेकिन पैसा पूरा करो बच्चों। अब ये करते क्या है, इनके पास और कोई रास्ता नहीं। अपने लोगों को तो टैक्स कर नहीं सकते, बरांदर रोड को टैक्स कर नहीं सकते, हाल रोड को तो टैक्स कर नहीं सकते, लिबर्टी को तो टैक्स कर नहीं सकते, जूरिया बाजार को तो टैक्स कर नहीं सकते। इनके बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। अब वो जो है को ट्रेडर्स का हब है पाकिस्तान, इंडस्ट्री को टैक्स करेंगे, एग्रीकल्चर को ये टैक्स नहीं कर सकते। आपका एक फार्म है, आपका फार्म जो है वो 5 मरबे का है, आपने उस पर टमाटर लगाए हुए हैं, आप पे कोई टैक्स नहीं। मेरा एक फैक्ट्री है, मैंने एक केचप की फैक्ट्री लगाया है, मुझ पे कोई टैक्स नहीं। लेकिन जो केचप की जो वो है ना बॉटल, वो एक बंदा खरीदता है, वो उस पर 11% टैक्स देता है। ये है इस मुल्क का टॉप मसला, ये सब कुछ। अब इन्होंने अभी जो कहते हैं ना, हमने पता नहीं क्या वो लगा लिया 12% पे उस पे गए। दुनिया पूरी में होता यह है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 20% से ज्यादा नहीं होता। सही है। पाकिस्तान में 35% है। ये वो लोग हैं वो अरे पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाते, जो यहीं रहते हैं, जो कहते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपने डॉलर आने पे भी टैक्स खत्म किया हुआ है, डॉलर जाने पे भी टैक्स खत्म किया हुआ है। आपका जो बंदा जब चाहे जिस वक्त चाहे आप उसका अमनेस्टी स्कीमें दे दे के कौन कौन क्या कुछ करते रहते हैं। असल मसला ये नहीं है। मुझे कोई एक बंदा बताए कि आपने इसमें मेहनत क्या की 38 साल टीम ने। आपके पास डाटा मौजूद है कि फला बंदे के इतना बिजली का बिल है, आपके पास डाटा मौजूद है कि फला बंदा जो है उसके इतने। अच्छा सर, ये फारूक साहब मतलब मौजूद है, इन सारी बातों का जवाब ले लेता हूं मैं सर, आपकी तरफ वापस आऊंगा। आपने किसी एक बंदे की लिस्ट बना के अभी 4 महीने होने वाले हैं आपको। ठीक है सर, आपने एक लिस्ट बनाई कि अगर 1 लाख और बंदा है उनको कहते हैं तुम टैक्स दो, ये अमीर आदमी है, ये है अमीर आदमी जिन पर टैक्स लगना चाहिए। एक ऑलरेडी मौजूद है, वो भाई मरे हुए को तो हर कोई मार देता है। ये 38 साल तजर्बा आपका क्या कह रहा है? सही है, सही। फारूक साहब ये बताइएगा सर, आपने भी IMF के साथ काम किया, उनके प्रोग्राम में काम किया, ये बताइएगा इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, इतनी महंगाई कर दी है, टैक्सेस लगा दिए, सुपर टैक्स, जो मैंने ये इस्तेलाह पहले नहीं सुनी थी, अब ये भी सुन ली है। IMF दे रहा है कर्जा, फिर आपको क्या लगता है मुआहदा हो रहा है? जी, IMF की बात करते हैं, मैं जरा सी करेक्शन कर दूं। पाकिस्तान जो कॉर्पोरेट की टैक्स की शरह है वो 29% है। इंडिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स की शरह है वो 30% है, और बांग्लादेश में 32.5%। दोनों ममालिक में जो टैक्स की शरह है वो पाकिस्तान से ज्यादा है। अब 10% सुपर टैक्स जो वन टाइम टैक्स है, उसके नतीजे में हम 29 से चले जाएंगे 39% पे। हम पहले इन दोनों मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान में कॉर्पोरेट की जो शरह थी वो कम। सर 29 है ना, आपने कहा इंडिया में 23 है। जी, जो ग्लोबल एवरेज है 193 ममालिक की जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, वो एवरेज है 23%। ठीक है। हमारी जो है वो 29 है, वो एवरेज से ऊपर है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर मैं बात कर रहा था कि इंडिया और बांग्लादेश की कॉर्पोरेट टैक्स की शरह हमसे आगे है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ 1 साल की शरह की टैक्स के ऊपर जो कंपनीज हैं वो ये फैसला नहीं करती कि हम इस मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे या किसी मुल्क में आ जाएंगे। वो हम सोचती हैं सिर्फ एक साल की टैक्स की वजह से, वन टाइम टैक्स की वजह से कॉर्पोरेट डिसीजन ऐसे नहीं किए जाते। अच्छा, IMF के ऊपर आ जाए। देखिए, IMF की जो रेजिडेंट चीफ हैं इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि इम्पोर्टेंट प्रोग्रेस, यानी कि अहम पेशरफ्त हुई है। तो हमारी वजारत खजाना है, उसकी तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने इस्तेमाल की हैं ब्रॉड एग्रीमेंट के, यानी वसी मुआहदा हो गया। स्टेटमेंट में फर्क है। मैं जो उनसे जांच पाया हूँ वो ये है कि वजारत खजाना और IMF के दरमियान में एक जुबानी, जिसको हम वर्बल एग्रीमेंट कहते हैं, वो हो गया है। उसके बाद जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, ये जो आलमी इदारे हैं इनके सेट प्रोसीजर्स होते हैं। उससे पहले जो है वो स्टाफ लेवल के ऊपर नेगोशिएशन होती है, स्टाफ के ऊपर किसी किस्म का एग्रीमेंट होता है, फिर उस एग्रीमेंट को लिखा जाता है और उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं MEFP, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी। ठीक है। अगर जो क्यासराई है वो दुरुस्त है तो अगले चंद दिनों में आपको ये MEFP नजर आ जाएगा,
जो वजारत खजाना और IMF के दरमियान मुआहदा हुआ है उसको लिख लिया जाएगा। वो MEFP जो है वो वजारत खजाना की तरफ आएगा, वहाँ पे वजीर खजाना साहब को साइन करना होगा, फिर वो स्टेट बैंक जाता है, गवर्नर स्टेट बैंक साइन करता है, और वो साइन शुदा MEFP जो है वो फिर जाता है IMF के बोर्ड के पास, और अगर IMF बोर्ड उसको अप्रूव कर दे तो फिर वो जो हम $900 मिलियन की किस्त कह रहे हैं उसकी डिस्बर्समेंट होती है। ये एक स्टैंडर्डाइज का है IMF। ठीक है सर, क्या सराय की अगर आप बात करें तो क्या सराय ये भी तो है ना कि सर इतनी काविशों के बाद, इतनी कोशिशों के बाद भी मुआहदा नहीं तय पा रहा है, तो क्या सराइयां ये भी हैं कि IMF की इस वक्त फिलहाल कोशिश है कि आप किसी तरीके से डिफॉल्ट की तरफ चले जाएं? ये सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी सर, फारूक साहब आपसे। देखिए ये सवाल बड़ा अजीब सा सवाल किया आप, और उसकी वजह ये है कि हमारी कनपट्टी पे किसी ने बंदूक नहीं रखी कि हम जबरदस्ती IMF के पास जाएं। हम IMF के पास जाते हैं क्योंकि हमारी माशी पॉलिसीज में भुगतान होता है। हम IMF के पास जाते हैं मजबूर होके क्योंकि हम तिजारती खसारा ले गए हैं 45-50 अरब डॉलर पे। हम IMF के पास जाते हैं क्योंकि हमारा बजट का खसारा 5000 अरब पे पहुंच गया है, जो पाकिस्तान की 74 साल तारीख का बुलंद तरीन है। तो हम अपनी मजबूरियों की वजह से उसके पास जाते हैं। अब ये कह देना कि IMF ये चाहता है कि हम डिफॉल्ट में चले जाएं, ये साजिश तो जरूर कहलाई जा सकती है, लेकिन इसके पीछे सबूत किस्म का एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, चलें सर, फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक मैंने लेना है और अली नवाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद आएंगे तो जनाब इस सारी बहस को कंक्लूड करेंगे। जनाब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अली नवाज अवान और औरिया मकबूल जान दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मेहमान ग्रामी, और कोशिश करेंगे कि अभी इस वक्त जो कन्वर्सेशन चल रही है, जो मुद्दा चल रहा है, उसको समराइज करने की कोशिश करें। अली साहब ये बताइएगा कि आप लोग भी ये दावा करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बहुत ज़्यादा इबादत दावा करती है, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आप लोग हमेशा एक बात कहते हैं कि ये लोग आए हैं अपने केसेस को सीधा करने के लिए, अपने अगले इलेक्शंस को सीधा करने के लिए, इस्लाहात इन्होंने कर ली हैं, नैब की भी तरामीम कर ली हैं, फिर ये जो महंगाई हो रही है, एक के बाद एक टैक्स लगाया जा रहा है, बजट पेश किया गया, अभी मिनी बजट भी कह लें, आपको क्यों लग रहा है ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? आपको क्या लगता है इस पे? सर यही तो देखिए ना आप है ना, आपने अभी टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं मेरे साथ, आपने पहले आपके कोऑर्डिनेटर ने मेरे साथ टाइम फिक्स किया, आपके आज इकोनॉमी के ऊपर शो करना है, आपने मौजूद रखा, उसके बाद आपने कोई इंट्रो देना होगा, वो इंट्रो होगा, और उसके बाद आपका प्रोग्राम हो जाएगा। बिल्कुल। जब मेरी ये नियत ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान के लिए आया हूँ, खुर्रम दस्तगीर ने कह दिया कि भाईजान पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी हुई है और हम ये सिर्फ इसलिए आए हैं हुकूमत के अंदर कि हमने अपने केसेस खत्म कराने थे, वो बात खत्म होगी। और उसके बाद जो इंटरनेशनल इसके ऊपर जो कॉन्स्पिरेसी है और जो एजेंडा है, वो आजकल आप सुन रहे हैं कि नजीब शेट्टी साहब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक यूज के लिए अमेरिका को अड्डे दे दे तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। हसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं कि इंडिया, इजराइल और अमेरिका की आप गुलामी कबूल कर लें और उसके नतीजे में आपको कोई इकोनॉमिकल गेन्स हो जाए तो बहुत अच्छा फैसला होगा। एक तरफ आप इंडिया के साथ ट्रेड शुरू कर रहे हैं, जो हमारी हुकूमत ने आके जब कहा था कि मोदी को हमने कहा था कि आप आगे हैं तो आए बैठते हैं पाकिस्तान को आगे लेके चलते हैं, पर जब उन्होंने 35 और 370 अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया और कश्मीरियों का जो उनका राइट है वो सल्व किया और यूनाइटेड नेशन की करारदाद की खिलाफवर्जी की, तो हमने खत्म कर ली। दूसरी तरफ आपके सामने है कि आपके जो सुप्रीम लीडर है वो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने कहा था हम इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं कर सकते जब तक कश्मीरियों को उनका जस्ट राइट नहीं मिलेगा, और आप उनके एजेंडे के ऊपर चल पड़े हुए हैं। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो आपके बॉर्डर के ऊपर खड़ा है और आप पूरे की तरह गुलामी के अंदर धंस चुके हैं। तो मुझे बताएं मुस्तकबिल क्या है? बट जिस काम के लिए वो आए थे वो उन्होंने पूरा कर लिया। उनकी प्रायोरिटी थी कि नैब के FIA के ऊपर जो उनके प्रोसिक्यूटर्स लगे हुए थे, तफ्तीशी अफसर लगे हुए थे, उन्होंने आते चेंज कर दिए और वो अपने केसेस जो अपने प्रोसिक्यूटर्स थे वो अपने खानदान के बंदे लगा दिए और उसके सामने नतीजा ये हुआ उनकी बेलें कंफर्म हो गई। उसके बाद आपने नैब के ऊपर जो 40 अरब रुपए की करप्शन थी जो सिर्फ एक शरीफ फैमिली के ऊपर थी और ओवरऑल जो 1200 अरब रुपए की नैब अपने इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उसमें से आपने तरमीम करके 1100 अरब रुपया उनके प्रज्यूम से निकाल दिया।
आपने टारगेटेड चेंजेस किए हैं कि आपने कहा कि आइंदा से कोई भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत कोई भी अगर आपके पास चीज रिवील होती है, कोई मुल्क आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजता है जो उसके मुल्क में अंदर आपके मुल्क के अंदर किसी ने करप्शन किया है, उसका लीगल डॉक्यूमेंट भेजता है, तो वो आप उसको ऑन नहीं करेंगे। इससे मरीम नवाज फारिग हो गई। फिर आपने कहा जो नवाज शरीफ कहते होते थे कि मेरी अगर एसेट्स मेरी सोर्सेज से ज्यादा है तो तुम्हें क्या, तो उन्होंने बिल्कुल वही काम करते हुए नैब के अंदर चेंजेस लेके आए। और अब आपने नैब ने प्रूव करना है आप मनी ट्रेल देने के लिए बारे सबूत क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उसके बाद अगर शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ का बेनामी का केसेस थे कि उन्होंने अपने मकसूद चपड़ासी वाले के नाम पे, शहजाद के नाम से, कैश बॉयज के नाम पे अकाउंट्स खोले हुए थे, तो उन्होंने कहा कि बेनामी पे अकाउंट खोलना कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने कहा और जिसकी कि आप अगर करप्शन करते हैं और पैसे अपने बीवी बच्चों के नाम रख लेते हैं तो कोई आपको पूछ नहीं सकता। ये टारगेटेड साद रफीक के केस के अंदर उन्होंने कहा जो 9 था कि वो 65 या 60 लोगों से ज्यादा अगर आपके किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर लोग मुतासरीन है तो नैब उसको प्रूव कर सकता है। सही है। आप वो फिगर उठा के 100 पे चले गए तो साद रफीक साहब फारिग हो गए। फिर आपने एक लेजिस्लेशन की जैसे शाहिद खाकान अब्बासी और उसके साथ ही परवेज अशरफ साहब फारिग हो गए। तो इसमें तो जंगल का कानून आ गया ना। तो जंगल का कानून रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं सर? पॉइंट है इतनी बड़ी आपने जो एक चार्जशीट बनाई है, ये फारिग हो गया, वो फारिग हो गया, तो इन सबको फरागत से बचाने के लिए आपने क्या काम किया? आप लोग पार्लियामेंट नहीं जा रहे हैं, आप लोग अदालतों की तरफ देख रहे हैं, आप लोग रोड पावर में मोबिलाइज तो कर रहे हैं लोगों को, लेकिन एक तरीके से आप लोगों ने सेफ पैसेज दिया हुआ है ना। आप लोग क्या कर रहे हैं इन सारी चीजों को रोकने के लिए? हम बिल्कुल ठीक बात की आपने। हम हमेशा इसके अगर पाकिस्तान के अंदर अगर इत्तेसाब कोई इशू बना है, लोगों की इसके ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग है, तो वो तो सिर्फ तहरीक इंसाफ है जो इस नारे और इस नजरिए के साथ आई थी। और इसी के लिए हमने आपको कहा था, प्राइम मिनिस्टर ने जब पहली तकरीर की थी और उन्होंने कहा था मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, तो उन्होंने ये कहा था कि हम तो इनसे एनआरओ मांग नहीं रहे, हम तो किसी और से एनआरओ मांग रहे हैं, और वो प्रूफ भी हो गया। हम इंशाल्लाह ताला इसी वीक के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रहे हैं लॉ को चेंज करने, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जिन लोगों के ऊपर केसेस हैं, जो लोग वांटेड हैं, वही नैब का। चले सर, मैं सरप्राइज करने की कोशिश कर रहा हूं। और ये साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ये साहब ये बताइए, तमाम चीजों के बाद अगर एक लास्ट सवाल मैं अगर आपसे करूं या मैं पूछूं कि हमारे लिए कोई बेहतरी आएगी इन फ्यूचर, ये जाहिर सी बात है अमीरों से लिया जाएगा तो गरीबों पे लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा? और इन शॉर्ट IMF से कर्जा वाकई में मिल जाएगा? क्योंकि चीन से भी ये कर्जा आ गया, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन दिखा जरूर सकते हैं कि हमारे पास ये शो पीस है। आज तक तो नहीं लगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि किताब है जॉन परकिंस की, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। ठीक है। उसने कहा है कि जब हम किसी मुल्क को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं तो हम उनको स्ट्रक्चरल कर्जे देते हैं। मोटरवे बना लो, अब मोटरवे बनाते हैं, उसके ऊपर 5-10 हज़ार नया और आपकी गाड़ियां चलती हैं। हम कहते हैं इस्लामाबाद से मियां साहब ने कितनी अच्छी मोटरवे बना दी, उसके 1 करोड़, एक साइड पे 1 करोड़ भूखे नंगे बीमार मदकूक, ना पानी ना बिजली ना सेहत ना तालीम, वो बैठे होते हैं। दूसरी तरफ भी 1 करोड़ भूखा नंगा होता है। उस 2 करोड़ के दरमियान हमारी ह्यूमन सफारी चल रही होती है, और उसका कर्जा वही भूखा नंगा है जो कि चावल लगा के और कपास लगा के अदा करता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको चावल नहीं लगाएगा तो ज़र बादला नहीं आएगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ और ना होने की मुझे कुछ तवक्को है। हाँ, अगर कभी पब्लिक खड़ी हो गई और पब्लिक ने इस सूरत हाल को देख लिया हुआ है और बहुत वाज़ेह तौर पे देख लिया हुआ है, तो फिर शायद कोई तब्दीली आ जाए। ठीक है, बेहतर हो जाए। लेकिन सर फिर वही बात कि आखिरी में वही IMF से मामला बेहतर हो रहे हैं सर, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बेहतर। मुझे नहीं लगता। मैंने 9 मई को ट्वीट किया था कि पाकिस्तान में इस गवर्नमेंट को पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने के लिए लाया गया है, और मेरा खतरा यही है। मतलब आपको नहीं लग रहा है, और आपको ये लग रहा है कि डिफॉल्ट कराने के लिए इस हुकूमत को लाया गया। एक बड़ी खबर, और ये साहब कह रहे हैं अगर IMF इन पे ट्रस्ट कर रही होती तो मिफ्ता इस्माइल का अमेरिका का दौरा कामयाब हो चुका होता। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अली नवाज हमारे साथ मौजूद थे और ये हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए जो हो बेहतर, और हम सब की यही दुआ होना चाहिए। इसी दुआ के साथ सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, तो कल क्योंकि वीकेंड है 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।